महविश, तुमने तो कहा था कि पैसे 2 लाख से ऊपर है, और वो भी पुलिस की तहवील में। तो उन्होंने मुझे 12,000 रुपए क्यों दिए? भाई सरासर झूठ है। मुझे खुद याद है पैसे 2 लाख से ज्यादा थे। किराए और खाने पीने के अलावा पैसे और कहीं भी खर्च नहीं हुए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम सही हो या पुलिस वाले। उन्होंने मुझे फाइल थमा दी जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कैश की सूरत में सिर्फ 12,000 रुपए ही बरामद हुए। क्या ये भी गलत है, जिसमें तुम्हारे दस्तखत भी हैं? भाई ये मैं आपसे कह रही हूँ, ये मेरे साइंस नहीं है, इनमें कुछ तब्दीली है। तुम्हारी बातों में कोई सदाकत नहीं है महविश। तुम झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो। ठीक से ये भी नहीं कह सकती कि पैसे वो वहीद ले उड़ाए। मेरे बस में होता ना तो उस चालाक और मक्कार वहीद को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। और साथ में फरीक, शहजाद, और वो तुम तो थाने गए थे ना, चीजें मिल गई क्या? जिस चीज के लिए गया था नाकाम लौटा हूं मैं। थाने वालों ने मुझे 12,000 रुपए थमा दिए, बकौल आपकी इस बेटी के 2 लाख से ऊपर थे। पूछे इससे आप जरा। माँ मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करे, ऐसे मेरे पास ही थे, मैंने वहीद को भी नहीं दिए थे। अरे तो फिर कहाँ गए पैसे? आसमान खा गया या जमीन निगल गई? जब हैदराबाद में रिपोर्ट लिखी गई थी तो उस वक्त भी 2 लाख से ऊपर का फिगर था। मुझे लगता है कि यहाँ के पुलिस वालों ने कुछ अदला बदली की और गलत रिपोर्ट भाई को पकड़ा दी। दलाइल तो ऐसे दे रही है जैसे बहुत बड़ी स्कॉलर हो। अम्मा इसने हमें कहीं नहीं छोड़ा। अब्बा की इतनी साल की मेहनत की कमाई को इसने पल भर में उड़ा दिया। आज से इस घर में मैं कभी नहीं आऊँ। सुन लें आप। अरे शहजाद, मेरी बात तो सुनो। अरे अरे रुक तो सही। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें भीख मांगने की बजाय शादी कर लेनी चाहिए। ये तो मुश्किल है। तो मतलब है कि तुम खुद ही तैयार नहीं हो इस बात के लिए। कौन बदनसीब लड़की ये नहीं चाहती कि इसकी शादी ना हो। पता है, रोज़ रात को जब मैं भीख मांग कर सड़कों पर ख्वार होते हुए घर आती हूँ तो रोज़ रात को ये सोचती हूँ काश मेरी भी शादी हुई होती और मैं भी एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रही होती हूँ। हम जैसी लड़कियों की ज़िंदगी में अगर शादी लिखी भी हुई है ना तो हमारे नसीब में मेरे अब्बा जैसे मर्दी लिखे हैं, लालची, जो बस अपनी बीवी से भी भीख मंगवाएंगे और अपने बच्चों से भी, ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। और अगर शादी के बाद भी भीख ही मांगनी है तो इस शादी के अज़ियत से गुजरने का फ़ायदा, इससे अच्छा ऐसी भीख मांग लूँ। वैसे तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर मर्द वैसा ही हो जैसे तुम सोचती हो। ठीक है, लेकिन अब ऐसी भी बात नहीं है कि मेरी किस्मत में बंगले वाले हो। इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं है मेरी कि अपनी तकदीर खुद लिख सकूं मैं। शायद हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़े। कई सालों की तन्हाइयों ने मुझे ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया है कि मुझे ये खलापुर करनी है। तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो लड़के। ये इतनी मुश्किल बातें सीखी कहाँ से हैं? हालात और वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देते। राबी, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस शहर में एक ऐसा शख्स है जो तुमसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बदलना चाहता है, तो तुम क्या मेरी बात पे यकीन करोगी? जिब्रान, मैं ना रोज़ हज़ारों मर्दों से मिलती हूँ और मुझे आज तक कभी तुम्हारे जैसा मर्द नहीं मिला जो इतना सच्चा और इतना अच्छा है।
और उस दिन जब तुम मेरी खातिर सेठ दाऊद से लड़े थे ना, उस दिन के बाद से ना तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई है। इसलिए तुम जो भी कहोगे ना, मैं आंख बंद करके उस पर यकीन कर लूँगी। तो फिर मेरा यकीन करो, मैं उस शख्स को जानता हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल कर तुम्हें इन अजियतों से निकाल कर एक पुरसकून ज़िंदगी देना चाहता है। एक बात कहूँ, कहो। देखो, अगर तो वो शख्स जिसकी तुम बात कर रहे हो, जो मेरे बारे में सब जानने के बाद भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, वो शख्स अगर तुम्हारे अलावा कोई और हुआ ना, तो मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मैंने बड़े मर्दों को आजमाया है जिब्रान, लेकिन आज तक किसी को भी तुम जैसा नहीं पाया। और अगर मेरी किसी से शादी हो भी जाती है तो वो बस अपनी हवस पूरी करने के बाद मुझे इस्तेमाल की हुई हड्डी की तरह फेंक देगा, और मैं अपनी ज़िंदगी के साथ ये समझौता नहीं करना चाहती। महवेश, महवेश, महवेश। जी अम्मा, क्या हुआ? मैंने अपने लिए परेजी खाना बनाया था, कहाँ गया सारा खाना? ये तो खाली बर्तन पड़े हुए हैं। कहीं तुमने अपने अब्बा को तो नहीं खिला दिया? नहीं अम्मा। अरे तो फिर क्या आसमान खा गया? ओ, कहीं ये इस नई चुड़ैल का काम तो नहीं है? अगर ये इसका काम है ना, तो आज ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी। हटो यहाँ से। अम्मा, ए औरत, तुझे मेरे बनाए हुए खाने पे कब्जा करने की जुर्रत कैसे हुई? ये बाप का घर समझाया क्या तूने? ए नक्चड़ी औरत, ज्यादा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। सीधी शराफत से खाना मेरे आगे रख, और ये किसके बाप का घर है अभी साबित कर दूंगी। देख लेती हूँ किसके बाप का घर है। ज्यादा धोस जमाने की कोशिश की ना तो बाल से पकड़ के सुबह दरवाजे से बाहर कर दूंगी। जिसमें जान नाम की चीज नहीं और मेरे मुंह लग रही है। चल दे। मक्कार औरत, पहले तूने मुझसे मेरे शौहर को छीनने की कोशिश की, और अब तू यहाँ आ गई मेरे घर पे कब्जा जमाने के लिए। अगर कल तक तू इस घर से दफा नहीं हुई ना, तो मैं तेरा जनाजा निकाल दूंगी। चुड़ैल कहीं की। मैं तेरा जनाजा निकाल दूंगी चुड़ैल। अरे तू चुड़ैल है, अपनी शक्ल देखी है तूने? दूसरों के घरों में घुस गई कब्जा जमाने के लिए। कितनी बेशरम औरत है। अरे तुम बेशरम। अपने आप को देखा है तूने कभी? आ गई मेरे घर पे कब्जा जमाने के लिए। है कौन तू? बड़ी आई तकादा करने वाली। मेरा घर है, मेरा घर है। मेरी चीज को हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगी मैं तेरे। क्या मैं तुझे छोड़ दूंगी? मैं भी तेरा जनाजा निकालूंगी इस घर से। तूने मुझे क्या समझा है? मैं बताती हूँ मैं तुझे क्या अब्बा वो क्या हुआ बेटा, ये शोर कैसा है? अब्बा वो अम्मा और परवीन आंटी की बहुत सख्त लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे को। माय गॉड, ये क्या मुसीबत आ गई है भाई।
और मैं खाना बनाओ तेरे लिए और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बेटा परवीन, क्या क्या मसला बना रखा है तुम लोगों ने? खामोश हो जाओ। रजा समझा लो अपनी इस चुड़ैल को, अगर इस घर में इज्जत से रहना चाहती है ना तो मेरी चीजों को हाथ ना लगाए, वरना रोज इस घर में यही तमाशा होगा। तुमने मुझे फिर चुड़ैल कहा? आइंदा तुमने अपने मुंह से ऐसी बात निकाली ना तो कपड़ों की तरह तुम्हारी धुलाई कर दूंगी, याद रखना मेरी ये बात। अगर सुबह होते ही तूने अपनी शक्ल गुम नहीं की ना इस घर से तो मैं तेरा जनाजा निकाल दूंगी, चूहों का कीमा बना के खिलाऊंगी मैं तुझे, जिंदगी अजाब कर दूंगी मैं तेरी। अरे चूहों का कीमत तुम्हें नसीब हो। मैं कहता हूँ बंद करो ये बकवास, बहुत देख लिया मैंने तुम्हारा तमाशा, अब मुझ में तमाशा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। ये बात कान खोल कर सुन लो, अब अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरे सामने जबान दराज़ी की तो मैं घर से बाहर निकाल दूं। रजा मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम इसे समझा दो, अगर यहाँ इज्जत से रहना चाहती है ना तो मैं दोबारा कह रही हूँ तमीज से रह, मेरी चीजों को हाथ ना लगाए, वरना मैं इसे इसकी औकात याद दिला दूंगी। मैं भी कोई कमजोर औरत नहीं, ये मेरा भी घर है, इसकी हर चीज पर मेरा भी इतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। मैंने जो कहना था ना कह दिया है तुझे, आइंदा तूने अगर मेरी किसी चीज को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी मैं तेरे, देख लूंगी मैं तुझे। 1.5 फीट की जबान है इसकी, और एक कॉट के तवे पे रख दो फिर सुधरेगी ये। अरे खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, ये क्या अज़ाब है अल्लाह ताला, ये किस जुर्म की पादाश में मुझे सजाएं दे रहा है। मैंने क्या किया है? ये भी दिन देख रहा था मुझे उस शहर का, मेरे पानी नौ है। ये सारा मजा किरकिरा कर दिया इस औरत ने, कब खाने का। अब्बू ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है, और वैसे भी 2 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है। इसका मतलब अब्बू के लिए 2 लाख रुपए मेरी जान से ज्यादा कीमती है? उनका इकलौता बेटा हूँ मैं, इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? अगर तुम ये गलती ना कर बैठते वो शायद नहीं, यकीनन तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करते। अब इस मसले का कोई हल बताओ, वकालतनामा बिल्कुल तैयार है और वकील अपनी फीस मांग रहा है। यार पहले से केस तो फाइल करने दो, और तुम्हारी दोस्त का रिश्तेदार है, वो हमारे लिए इतना नहीं कर सकता? कुछ तो फेवर मांगा होता उससे। वो एक बड़े वकील हैं, फेवर के बाद ही उन्होंने 2 लाख रुपए बताए हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि 2 लाख रुपए आएंगे कहाँ से। प्लीज कुछ करो मेरे लिए, मैं इस माहौल में मर जाऊँ, कहना आती है मुझे, प्लीज कुछ करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से कलेक्ट की जाए। तुम अपने किसी जानने वाले से उधार भी तो ले सकती हो। मेरी दोस्तों में कोई भी ऐसे नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी अमाउंट हो। फिर तो एक खेल है। वो क्या? अम्मी के जेवर। अब्बू को पता लगा ना कि अम्मी का जेवर बिक गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। अरे मैं उन्हें बेचने की बात नहीं कर रहा, बेवकूफ़ी लगी, हम उन्हें गिरवी भी तो रखवा सकते हैं। मैं रिहा होते ही कोई नौकरी कर लूंगा और एक एक पैसा जमा करके दोबारा जेवर हासिल कर लेंगे। ऐसे तो ये काम भी बड़ा रिस्की है। अभी कैसे मेरी जान पे बनी हुई हो, तुम इतना भी रिस्क लेने को तैयार नहीं हो मेरे लिए। और अगर तुम भी पीछे हट गई तो फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारे अलावा है कौन मेरा कोई साथ देने के लिए? ठीक है, अब अगर तुम मुझे इतना फोर्स कर रहे हो तो मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच रबिका, तुमने ज़िंदगी में हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है और मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भाई हो तुम मेरे, अगर तुम्हारे लिए मैं नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ मैं नहीं दूंगी तो और कौन देगा? तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ मैं, चेंज कर लो, बहुत गंदे हो गए। थैंक यू। आइए आइए रजा अंकल, आए अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं। वसीम जाओ गुलाम अली अंकल के होटल से जो है ना 2 चाय लेकर आओ, जल्दी से भाग के जाओ। आ जाए रजा अंकल, बैठे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जी। तो रजा अंकल अब बताइए कि मसला क्या है और मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? जैन मियाँ आपका क्या, अब तो महल्ले का हर फर्द हमारे घर के हालात से बाखबर। फिर जब से मेरी बेटी का वाक़या हुआ है ना, बच्चा बच्चा जानता है हमें बेटा। जी मुझे इस वाक़े पे बहुत अफसोस है। असल में मैं इन दोनों बहुत परेशान हूँ। दूसरे वाक़यात तो अपनी जगह, लेकिन मैं साले में
दूसरी शादी का जो वाक़या हुआ उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतना सख्त तजुर्बा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं उठाया। वो दूसरी बीवी तलाक के बाद आ गई अपना जायदाद मुझे हिस्सा मांगने के लिए। उसने मेरी पुरसकून ज़िंदगी में ऐसा इंतशार फैला दिया बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कि उससे मामला कैसे तय करूँ, क्या करूँ मैं। अंकल मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया हूँ और ये भी जान गया हूँ कि आपकी दूसरी बीवी जबरन आपके घर आई हुई है और ज़बरदस्ती आप पर दोष जमा रही है। ऐसे में हमें अदालत से रुजू करना चाहिए। जैन बेटा, बात दरअसल ये है कि इस उम्र में मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से बहुत घबराता हूँ बेटा। ठीक है, मैं आपको ऐसे वकील से मिलवाता हूँ जो आपको इसका आसान हल बता देगा। इसके लिए तो आप तैयार हैं ना? हाँ हाँ बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो कोई बुझाएगा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात। ले रहा चाय। अरे बेटा, शाबाश। शुक्रिया शुक्रिया बेटा, तुम फिर जल्द से जल्द बात करा दो। वकील साहब एक बात बताएं, ये कोर्ट की तरफ से छापे गए अखबारी इश्तिहार ने मेरा इमेज खराब कर दिया है, क्या फौरी तौर पे कुछ हो सकता है? इसका मतलब आपको कोर्ट से 2 नोटिस भेजे गए थे, पहले आप नहीं आए। मैंने ज़रूरी नहीं समझा, मगर अब मैं डिफेंड करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको पहले मेरे पास आना चाहिए। आपका मतलब है कि आपका यहाँ आना बेकार है? मैं केस तो लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। आपको हर हाल में कोर्ट में आना पड़ेगा, इसकी कोई लंबी कचहरी नहीं। तो फिर यही कि आप और आपकी बीवी जज के सामने अलग अलग कमेंट्स पास करें। अगर वो मुसालियत के लिए तैयार नहीं हुई तो अदालत ये निकाह मंसूख कर सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि बाजी पलटने वाली है। क्या मतलब? अब कुछ नहीं। मुझे लगता है केस अब मुझे खुद ही लड़ना पड़ेगा। आपकी तशरीफ आफरी का बहुत शुक्रिया। शेरू, वकील साहब को बात छोड़ो। राबिया, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। अगर मेरे दिल में खोट होता तो मैं तुम्हें क्यों लेने आता? अगर तुम्हारी अपनी गलती ना होती तो तुम यहाँ कभी मुझे लेने ना आते। और वैसे भी मैं मजीद किसी धोखे में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए बेहतर है कि मैं यहाँ अम्मा के पास ही रहूँ। राबिया, ये नहीं, अब वो तुम्हारा घर है। तुम्हारे बगैर वो घर बहुत सूना सूना सा लगता है। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। जिब्रान, तुम उस लड़की के साथ अकेले वहाँ क्या कर रहे थे? मुझे इन सब सवालों के जवाब चाहिए। मैंने तुम पे शक किया और घर छोड़कर चला गया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इस लड़की के मामले में मैं माफ़ी नहीं मांगता। वो सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी थी। उस लड़की ने मुझे इस तरीके से फंसाने की कोशिश की कि अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी उसकी जाल से बच ना पाता। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे उस लड़की के साथ ताल्लुकात थे, तभी तुम उसे अपने दोस्त के घर लेके गए ताकि किसी को पता ना चल सके। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी सच बातों को इतनी अहमियत क्यों नहीं दी तुमने जिब्रान? मेरे भरोसे को क्यों तोड़ा? और अब मैं इस टूटे हुए दिल के साथ इस घर में नहीं जा सकती। मुझे यहाँ मरना कबूल है, लेकिन मैं अब वहाँ वापस नहीं जाऊँगी। बच्चों की तरह जिद करना अच्छी बात नहीं होती। मैं कल के बाद तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ से।